हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और इस नए टॉपिक में हम सीखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका मेन वर्क क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया है कि किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, एक सोलेनॉइड की वजह से कितनी होती है, एक टॉरॉइडल की वजह से कितनी होती है ना, एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से कितनी होती है। और अब जो हम आज पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका मेन काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिला दूं। आपको मालूम होगा मगर याद दिला दूं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसका फार्मूला K = ½ mv², आप लोग पढ़ते हो v², काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। v मतलब वेलोसिटी यहाँ रखते हो। तो मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर वेलोसिटी रखते हो या स्पीड रखते हो। यहाँ पर ये वेलोसिटी की जगह पर स्पीड रखते हो या वेलोसिटी रखते हो। तो आंसर ये है कि आपको पता होगा कि वेलोसिटी का मतलब होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस डायरेक्शन हो। ठीक है, ये चीज़ हो। वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जबकि स्पीड का मतलब, अगर मैं v को सिर्फ स्पीड से लिखूं, जबकि स्पीड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में। जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल है v = 5 I इसका क्या मतलब है बच्चों कि एक पार्टिकल है, उसकी जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर/सेकंड है। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में 5 मीटर/सेकंड की स्पीड से जा रहा है। यही तो इसका मतलब है। तो अगर आप कभी भी स्पीड में डायरेक्शन जोड़ देते हो तो वो वेलोसिटी बन जाता है। मतलब ये एक वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा तो आपको पता होगा। इसमें अंडर रूट में 5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना, 5। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो है 5। और इसी मैग्नीट्यूड को आप स्पीड भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्पीड के पास सिर्फ क्या होता है, तो आंसर है स्पीड के पास सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। बस यही तो है, मैग्नीट्यूड यही तो होता है बच्चों ना। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या रखते हो, तो आंसर है यहाँ पर आप रखते भी हो अगर कुछ, तो इसका फार्मूला ये भी हो सकता है ½ m और v वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो ½ m, है ना, और स्पीड का स्क्वायर भी कह सकते हो। क्यों बच्चों कह सकते हो, पता है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड का जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड तो कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तो इसको स्पीड कह सकते हो ये। मगर यहाँ पर वेलोसिटी नहीं रख सकते। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो रख सकते हो मगर वेलोसिटी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, उसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ वेलोसिटी रखोगे, जैसे 5 I अगर यहाँ रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन आने लगेगी, जबकि एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसीलिए नोट करके इस बात को रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर हम क्या रखते हैं, स्पीड। तो स्पीड बढ़ाने से क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। स्पीड बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। या हम कह सकते हैं कि अगर आप वेलोसिटी का क्या बढ़ाओगे, मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाओगे तो ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाने से, सिर्फ वेलोसिटी चेंज करने से नहीं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि v1 = 5 I ये है। अच्छा, अगर v2 = 5 j हो जाए, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी v1 से v2 हो गई। क्यों, डायरेक्शन की वजह से। देखो डायरेक्शन की वजह से। तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस आया? इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है, जो x एक्सिस के अलॉन्ग है, I से समझो x एक्सिस के अलॉन्ग है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो y एक्सिस के अलॉन्ग होगी, क्या दोनों बराबर होगी? आंसर है बिल्कुल बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हमको इन दोनों वेलोसिटी का सिर्फ क्या रखना होता है, मैग्नीट्यूड।
यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना होता है। तो ये जब ये वाली वेलोसिटी रखोगे, इस वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रखोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, और इस वाली वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड रखोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की आपस में बराबर होगी। ये बात थोड़ा सा आपको शायद हौच पौच लग रहा हो, मगर अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल है, फर्स्ट ईयर में आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, अभी इसका आगे इस्तेमाल होना है। तो ध्यान में रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी तभी बदल सकती है जब आप स्पीड को चेंज करोगे या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे, तभी तो चेंज हो सकता है। अच्छा, और कभी भी यहाँ वेलोसिटी नहीं रखेंगे, हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रखेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का अगर वेलोसिटी यहाँ रखने लगोगे तो IJK का टर्म रखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन आएगी, जबकि एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाता है। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे ही स्पीड कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, चलिए अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ इसी के बिहाफ पर, एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर अपने टॉपिक पर आता हूँ। जो टॉपिक हमको पढ़ाना है आपको थोड़ा सा समय इसको दे दीजिए बस, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे आपके दिमाग में। ये मान लीजिए x एक्सिस है I कैप, ये है y एक्सिस है j कैप। मान लीजिए एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में आया विद द वेलोसिटी ऑफ v1 इज इक्वल टू 5I कैप, और कुछ समय बाद कुछ ऐसा काम होता है जिसकी मदद से ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ चला जाता है। अब बताओ यहाँ 5 और क्या लिखा जाएगा, j कैप लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रखना है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई v2। तो बताओ यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी x के अलॉन्ग है और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी y के अलॉन्ग, ये दोनों आपस में क्या होंगी, आंसर है बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि kx में जब रखोगे तो हाफ m और v1 के मॉड का स्क्वायर रखोगे, जो कि हाफ m और हम इसको v स्क्वायर कह सकते हैं, और अगर y के डायरेक्शन में रखोगे तो हाफ m vt स्क्वायर रखोगे, और इसका मतलब हाफ m और ये vt स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे बराबर आएगा। चेक करा दूँ, v1 वेक्टर इज इक्वल टू 5I कैप है। देखो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v1, या v इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 का स्क्वायर मतलब 5। ठीक है। अच्छा, v2 वाला रखो, v2 बराबर क्या है, तो v2 बराबर हो जाएगा 5j कैप, या इसको लिख सकते हैं v2 का मॉड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बराबर 5। तो बताओ यहाँ v1 का जो मैग्नीट्यूड आया वही मैग्नीट्यूड v2 का आया, जो कि v बराबर 5 आया। तो इसीलिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी आपस में क्या आई, बराबर आई। अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया, हाँ, अगर ये मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा, अब चलिए मैं आपको आगे टॉपिक लेकर के चलता हूँ, जिस टॉपिक को हमको शुरू करना है। देखिए, अब हमको ये समझना है कि आखिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मेन वर्क क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तो डॉट और दूसरा है क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अच्छा, देखिए, मैंने देखा कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। ये एक चार्ज पार्टिकल है बच्चों, और इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v, और ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल ऐसा सीधा ऐसा सीधा ऐसा सीधा यहाँ पर चला जा रहा था। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये ऐसा चला जा रहा था। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि ये केस फर्स्ट रहा, सेकंड केस में देखो, अब इसी चार्ज पार्टिकल को जब मैं v वेलोसिटी से दौड़ाता हूँ और यहाँ पर शुरू कर देता हूँ, इसके बाद शुरू कर देता हूँ एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। ठीक है, एक क्या शुरू कर देता हूँ, मैग्नेटिक। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, किधर है, अंदर है, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड द बोर्ड। अच्छा, अब ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर आता है v वेलोसिटी से, मैं देखता हूँ कि जो चार्ज पार्टिकल सीधे चला गया था, एक्चुअल में वो चार्ज पार्टिकल अब थोड़ा सा मुड़ जाता है इस डायरेक्शन। क्या होता है, मुड़ जाता है। अच्छा, अब आप बताइए, ध्यान से देखिए, चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, मुड़ गया। अच्छा, इस चार्ज पार्टिकल को मुड़ने के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड ने एक फ़ोर्स लगाया होगा, तभी ये मुड़ा है, क्योंकि मुड़ने के लिए फ़ोर्स लगाना बहुत ज़रूरी है।
तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाया और इसी फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल मुड़ गया। अच्छा, मुड़ गया बच्चों, तो आप ज़रा देखिए इसकी यहाँ पर अगर मैं इसको वेलोसिटी है तो इसकी डायरेक्शन v1 अगर बना लूँ और इसकी डायरेक्शन अगर v2 बना लूँ, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ा सा भाई यहाँ पर डायरेक्शन इस ओर था, यहाँ डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो वही है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड v1 का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड मैंने कहा v2 का भी है, वही मैग्नीट्यूड किसका है, v2 का भी है। ठीक है बच्चों, ये तो समझ रहे ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ने क्या काम किया बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया और इसी वजह से इसकी क्या चेंज हो गई, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब स्पीड वही है, इसको आप स्पीड भी कह सकते हैं, स्पीड वही है, या यूँ कह लीजिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही है, ठीक है, मगर डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो अब आप बताओ, पहली बात तो यहाँ से ये पता चला, पहली बात तो ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड ने एक चार्ज पार्टिकल पर क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया। तो जो अभी मैं कह रहा था आपसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो अभी बात मैं आपसे कर रहा था कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मेन काम क्या है, तो आपने देखा ऊपर वाले केस में जब ये बिल्कुल स्ट्रेट चला जा रहा था, कब, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, मगर जब इसी भी चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर के आया तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया और इसको एक्चुअल रास्ते से हटा दिया, थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर जो है वो सबसे ख़ास बात ये है कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब स्पीड वही है, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं किए इसने। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ जो गौर करने वाली है वो ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर ये दूसरा है, इसको रेस्ट में कर दें, इसकी वेलोसिटी किस में कर दें, रेस्ट में, तो हम देखते हैं कि ये वाले चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 है। मगर इस मूविंग वाले चार्ज पार्टिकल पर इसने एक फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ, इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है चार्ज पार्टिकल पर, और इसको हम Fm से लिखेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किस चार्ज पे फोर्स लगाती है, आंसर है मूविंग चार्ज पर, जो कुछ वेलोसिटी से मूव करता है। तो पहली बात यहाँ पर ध्यान दे दें कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किस पर फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाती है। ठीक है, मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाती है। ठीक है, पर फोर्स लगाती है ना, रेस्ट पर नहीं, रेस्ट वाले चार्ज पर नहीं, वाले चार्ज पर नहीं, पहली बात। दूसरी बात बच्चों कि ये सिर्फ क्या चेंज करती है, क्या चेंज करती है, आंसर है वेलोसिटी चेंज करती है, वेलोसिटी चेंज करती है। देखो वेलोसिटी चेंज करती है, मगर स्पीड कह लो या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कह लो, उसको चेंज नहीं करती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज करती थी, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन को, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देती है ना बच्चों, चेंज कर देती है, दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तीसरी बात कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देती है ना, लेकिन स्पीड या इसको कह लीजिए स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं करती, पहली बात तो। ठीक है, पहली बात क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाती है,
रेस्ट वाले चार्ज पर नहीं। ये देखो रेस्ट वाले पर कोई फोर्स नहीं लगाया है, मूविंग वाले पर इसने फोर्स लगाया है, ठीक है। दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पूरा मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या काम करती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को तो चेंज कर देती है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं, इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी सिर्फ। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पूरा लिख दें इसको, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को चेंज कर देती है, वेलोसिटी को चेंज कर देती है, लेकिन स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं करती है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात बच्चों जो इसकी ख़ास बात है वो ये है, यहाँ पर ध्यान देने वाली, ये बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वही है, और अभी मैंने थोड़ी देर लेक्चर लिया इसका, हाफ mv² में, इसको हटा दें, हाफ mv² में ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। तो ना तो ये स्पीड को चेंज करती है, ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इसकी चेंज नहीं होगी। जो काइनेटिक एनर्जी इसकी शुरुआत में रही होगी, जो काइनेटिक एनर्जी इसकी यहाँ रही होगी, वही काइनेटिक एनर्जी इसकी समय भी रही होगी, मतलब K1 बराबर K2। तो यहाँ लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करती, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वही फाइनल है, के इनिशियल और के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो दोनों तो बराबर होंगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितना होगा, 0। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया है, 0 आया है। अच्छा, तो यहाँ से ये बात पता चल गई आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ इसकी क्या बदल सकती है, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। यहाँ पर कोई वेलोसिटी से पार्टिकल आया, x डायरेक्शन में आया, उसको y डायरेक्शन में करने की जो है वो क्षमता मैग्नेटिक फील्ड रखती है, मगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। स्पीड या मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट कर सकता है? आंसर है एक्सेलरेट नहीं कर सकता। कोई भी एक्सेलरेशन ये नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? उसका रीज़न ये है कि जब वेलोसिटी ही नहीं बढ़ रही है, भाई जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना चला गया? तो आंसर है a = dv/dt, यही तो है। तो अगर इसमें चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आंसर है 0, चेंज इन वेलोसिटी 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। इसका मतलब कि कोई ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती है, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा सकती है, चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा सकती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो कौन बढ़ा सकता है? आंसर है कि अगर चार्ज पार्टिकल का आपको एक्सेलरेशन देखना है तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखिए चार्ज पार्टिकल को। अब बताइए, अगर एक चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है F = Q × E, और F बराबर होता है M × A। ये देखिए यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर E की बात करें हम तो एक्सेलरेशन = QE/ कितना M। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाइए, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। या यूँ कह दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट तो कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सेलरेट तो कर सकता है, मगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट नहीं कर सकता। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि अगर ये चार्ज रेस्ट में है, ये चार्ज रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो कुछ समय बाद आप देखोगे इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u = 0 है, तो इसकी कुछ समय बाद ये यहाँ पर, और यहीं पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो आप देखोगे इसकी वेलोसिटी जो शुरुआत में चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, कुछ समय बाद ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। तो चेंज इन, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी,
तो v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन, तो v अपॉन टी। ये देखिए एक्सेलरेशन इसमें आ सकता है। मगर चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी एक्सेलरेशन कौन ला सकता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ला सकती है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। रीज़न क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर यहाँ पर मैंने चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में था, ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो चल तो सकता नहीं है भाई। चार्ज पार्टिकल किस में है? रेस्ट में है, चल तो सकता नहीं है। अगर ये इसको चला नहीं सकता तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? रेस्ट में है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो फाइनल भी कितनी है? 0। ये चला तो सकता नहीं है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना चला गया? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू टाइम टेकन। कुछ समय बाद भी वही स्पीड रही, तो 0 अपॉन टी। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं बना सकता है। क्या नहीं बना सकता? एक्सेलरेशन नहीं बना सकता है। ठीक है। अच्छा, एक तरीके का एक्सेलरेशन इसमें आएगा भी, जब सर्कुलर मोशन करेगा वो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बात समझ में आए, तो कौन एक्सेलरेशन ला सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। बेटा यहाँ पर आपको ये टॉपिक बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है अगर, तो फाइनल भी 0 रहेगी, क्योंकि इसको चला तो सकता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी 0 आएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन में कोई एक्सेलरेशन कैसा आएगा इसका? 0। एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आइए देखें दूसरी बात। तो ये बात समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं आप लोगों को। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का मेन काम बच्चों फोर्स लगाना है। किस पर? चार्ज पार्टिकल पर। अच्छा, चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए तभी वो फोर्स लगाएगा? आंसर है मोशन में होना चाहिए, उसके पास वेलोसिटी होना चाहिए। जब चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तभी उस पर फोर्स लगेगा। अच्छा, जब चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा बच्चों, तो क्या काम करेगा? आंसर है सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, मैग्नीट्यूड वही रखेगा। मैग्नीट्यूड वही रखेगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड वही रहेगी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अच्छा, और ख़ास बातें इसकी क्या हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता, जब स्पीड नहीं बदल सकता, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वही फाइनल होगी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल अगर बराबर होगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? आंसर है 0 आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी। और बातें इसकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है? तो इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल से आप समझ सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो वेलोसिटी ही नहीं बदल सकता है, वेलोसिटी को बढ़ा ही नहीं सकता है, बदलना नहीं, बढ़ा नहीं सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड जब वेलोसिटी को बढ़ा ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट भी नहीं कर सकता है। ठीक है। अच्छा, मेरी बात को समझ रहे होंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही नहीं बढ़ा सकता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं आ सकता है। ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेशन भी नहीं बना सकता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। और फिर कौन एक्सेलरेट कर सकता है? तो अभी एक छोटी सी थ्योरी से मैंने आपको समझाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, क्योंकि वो रुके हुए चार्ज को चला देता है, और रुके हुए चार्ज को जब वो चला देगा तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, और चेंज इन वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन बन जाएगा, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन वो बना देगा। ठीक है बच्चों, आइए अब देखें कि ये वाला जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है। तो आंसर है बच्चों कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, पहली बात ये देखा गया कि अगर अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ा देते हो तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात ये देखा जाता है कि जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा दो, वेलोसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है? देखो, तुम बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तुम बढ़ा दो। अगर यहाँ V1, अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल, अब इसको हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें, ये तो आपको अंडरस्टूड हो गया। ये तो यहाँ पर मान लो इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 होगा। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर अभी भी जो फाइनल जो आएगा यहाँ पर वो भी 5 ही रहेगा, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी। अरे यार,
v1, ठीक है, v1 वेक्टर, यहाँ पर आएगा v2 वेक्टर। मगर जब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे v2 वेक्टर का, तो वो भी कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, आंसर है यही 5 आएगा। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इसके इसको बढ़ा दो, वेलोसिटी जो है वो v1 जो है इसको आप कर दो 10, ठीक है, 10 कर दो, 10 कर दो। तो यहाँ पर v2 जो है इसको भी, ये भी 10 ही रहेगा। मतलब आपने क्या कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। तो अगर तुम खुद मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हो तो मैग्नीट्यूड बढ़ा देने से, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा देने से फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मतलब ये और ज़्यादा पार्टिकल को मोड़ेगा, ठीक है। और चार्ज बढ़ा दोगे तब भी ये और ज़्यादा मोड़ेगा, फोर्स ज़्यादा है मतलब ज़्यादा मोड़ेगा, अंडरस्टूड है। तीसरी बात और अहम बात कि यहाँ ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ गई हुई है, अगर इसकी वैल्यू भी आप बढ़ा देते हो, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लगाते हो तो भी ये ज़्यादा मोड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि तीसरी बात कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बी पे भी डिपेंड करता है। अब मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूँ, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी, ये बन गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, हटाएंगे, तो यहाँ एक कांस्टेंट क्यू वी बी। अच्छा बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको कि जब कभी भी सारी नोन क्वांटिटीज़ होती हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 रखी जाती है, ठीक है। अच्छा, और अगर इसमें कोई एक अननोन क्वांटिटी होती तो के की वैल्यू 1 ना होती। जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड जब हमने निकाली थी स्टार्टिंग में 4 पाई या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नई क्वांटिटी हमारे लिए थी। इसलिए जब यहाँ पर इसको हटा करके के आई डी एल और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर जब लिखा था, तो के की जो वैल्यू थी वो हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखी थी, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ के की ये वैल्यू लिखनी पड़ी थी हमें, क्योंकि ये हमारे लिए न्यू क्वांटिटी थी। मगर यहाँ फोर्स हम जानते हैं, बी हम जान गए, यहाँ से वेलोसिटी हम जानते हैं, क्यू जानते हैं, तो के की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, ठीक है, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। और इसको हम कहते हैं, ये कौन सा फोर्स है बेटो, ये सब मैग्नेटिक फोर्स है, ये सब मैग्नेटिक फोर्स है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया है, इसलिए इसको मैग्नेटिक फोर्स नाम देते हैं। अच्छा, अब आ जाओ अगली चीज़ पे। अब यहाँ पर देखो ये कैसा है, ये क्या है, आंसर है ये वेक्टर है बच्चों। ये क्या है, ये भी वेक्टर है। तो दो चीज़ों का अगर मल्टीप्लिकेशन, अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर होगा। और देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्स कैसा है, एक वेक्टर है। तो अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करो और रिजल्टेंट एक वेक्टर आए तो इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है जो सोच रहे हैं, इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि दो वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई करो और आपको पता है कि वो वेक्टर ही आएगा तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। और ये ठीक वैसा ही है जैसे R क्रॉस F, इसमें टाउ आता था तो इन दोनों का हम RF साइन थीटा लेते थे, याद होगा आप लोगों को, RF साइन थीटा लेते थे, फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर याद करिए एक टर्म आता था एन कैप। ये एन कैप क्या बताता था, तो एन कैप इसकी डायरेक्शन को बताता था, इसकी डायरेक्शन को बताता था, किसकी, टाउ की डायरेक्शन को बताता था, ठीक है। अच्छा, टाउ की डायरेक्शन क्या होती थी, तो आंसर है कि जो F होता है और जो R होता है इसके परपेंडिकुलर में, मतलब ये तीनों परपेंडिकुलर में होते हैं। F और R के परपेंडिकुलर में टाउ काम करता है। एग्जांपल दिखा दें आपको, जैसे मान लीजिए I की डायरेक्शन में R हो जाए और J की डायरेक्शन में अगर F हो जाए आपका, तो जो टाउ होगा बच्चों, जो टाउ होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, आंसर है Z डायरेक्शन में, यानी K डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ K डायरेक्शन में होगा। तो है ना, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये K की डायरेक्शन में होगा, तो टाउ की डायरेक्शन K में होगा। और इसको मैं अभी प्रूव भी कर दे रहा हूँ, चलो अच्छा लिख देते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ से देख लो ताकि वो मसला क्लियर हो जाए। R की वैल्यू क्या रखोगे, R की वैल्यू क्या रखोगे,
तो यहाँ रखेंगे आर, यहाँ सॉरी इसको हटा दें, यहाँ पे रख देते हैं। आर के क्या रखोगे, आर आई कैप क्रॉस एफ़ क्या रखोगे, एफ़ को रखोगे एफ़ जे कैप। तो यहाँ आर एफ़ ये एक साथ लिख दिया जाएगा और यहाँ आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे क्या बनेगा, के। आई क्रॉस जे क्या बनता है, के। याद होगा आप लोगों को। तो देखो यही तो है, टाउ की डायरेक्शन किस तरफ है, के की तरफ। ठीक है बच्चों, वही चीज़ आपको यहाँ भी लगाना है। तो देखिए ये तो फर्स्ट ईयर की चीज़ हो गई। मैं यहाँ आपको बताऊँ तो इन दोनों के बीच कैसा प्रोडक्ट आएगा, एफ एम बराबर क्यू और वी क्रॉस बी, यही तो लगाओगे क्योंकि दोनों एक वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लाई जब करोगे तो एक वेक्टर ही आया है, इसका मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अच्छा अब इसको अगर लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, एफ एम बराबर क्यू और यहाँ वी बी और आ जाएगा साइन थीटा। अब बोलोगे सर ये साइन थीटा क्यों आ गया तो आंसर है ये साइन थीटा इसलिए आया है क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है, देखिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर थीटा क्यों आया है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है बच्चों, जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा डिग्री के एंगल पर इंटर कर रहा है। जैसे ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी थीटा, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री के एंगल पर अगर इंटर करता है तो उस समय ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। v वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो क्यू वी बी साइन थीटा हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगा, आइए उसको भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो अभी जो हमारे पास फार्मूला आया है वो फार्मूला F इज़ इक्वल टू आया है Q V B साइन थीटा। देखो बच्चों पहली चीज़, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल भी इंटर कर जाए, है ना, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो 0 आएगा। प्रैक्टिकली देख लीजिए, अगर यहाँ 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 0, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना आएगा, 0, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो, चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मोशन करे, इनके बीच का एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो यही मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम आएगा। मतलब क्यू वी बी साइन 90 रखोगे, साइन 91 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ, यानी कि यही मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम आएगा। किस पे, हाँ, एट थीटा बराबर 90 डिग्री पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा बच्चों वो कैसा आएगा, मैक्सिमम, ठीक है। कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्यू वी बी कितना आ सकता है बच्चों, तो आंसर है F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 तो 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब ठीक है। अच्छा अब एक्चुअल में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, मतलब चार्ज पार्टिकल आपने क्या लिया है, चार्ज पार्टिकल आपने पॉजिटिव ले रखा है। अच्छा अगर यहाँ चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। अच्छा अभी मैं चार्ज पार्टिकल के लिए पॉजिटिव के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए निकालना, जब नेगेटिव के लिए आएगा तो डायरेक्शन पलट देना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल बता दें आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा एक चार्ज पार्टिकल, सॉरी हाँ ठीक है चलो, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, अंदर की तरफ है, और एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है इस तरफ v वेलोसिटी से। चार्ज पार्टिकल कैसा चार्ज पार्टिकल है, प्लस चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इस पर मान लीजिए फोर्स किधर लगता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा माइनस साइन यहाँ पर होगा तो क्या होगा, उसका मतलब बता रहा हूँ, ये तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए ना, नेगेटिव चार्जेस होगा तो क्या होगा मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होगा, तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कह दूँ कि यहाँ नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो यही मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो नीचे काम करने लगेगी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फोर्स की। यहाँ पर प्लस है
तो फोर्स की डायरेक्शन मान लीजिए ऊपर आ रही है, अगर यहीं पर वो नेगेटिव चार्ज कह देगा तो फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। तीसरी बात कि बताइए थीटा बराबर 180 पर फोर्स कितना होगा 180 पर। तो आंसर है कि 180 पर अगर यहाँ पर रखोगे 180 तो साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो भी बच्चों 0 होती है, मतलब मैग्नेटिक फ़ोर्स की वैल्यू 0 आएगी। तो चाहे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो 0 ही होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब अगली चीज़ यहाँ पर है कि हम मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ या फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ़ोर्स। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो इसके लिए बच्चों 2 रूल हम आपको पढ़ाएंगे, एक कर्ल रूल और एक राइट हैंड पाम रूल। कितने हैं? 2 हैं। एक है कर्ल रूल और दूसरा है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये कर्ल रूल क्या होता है बच्चों? तो कर्ल रूल में क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को फिर से एक बार देख लें। मैग्नेटिक फ़ोर्स बराबर होता है Q टाइम्स और V क्रॉस B। सबसे ज़रूरी बात और अहम बात यह है कि सर आपने वेलोसिटी पहले और मैग्नेटिक फील्ड बाद में क्यों लिखा, इसका सवाल। देखिए बच्चों, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अब चार्ज पार्टिकल इंटर ही ना करे तो इसका क्या फ़ायदा? ये तो फोर्स लगाएगा ही नहीं। ये फोर्स किस पर लगाएगा? जब चार्ज पार्टिकल होगा। और चार्ज पार्टिकल क्या होगा तो किस में होगा? आंसर है मूविंग कंडीशन में होगा। तो डिपेंड करेगा कि चार्ज पार्टिकल कहाँ से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मान लो यहाँ से एंटर करता है, ये ऐसे एंटर कर रहा है। तो अब आप बताइए, अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है बच्चों, तो पहले क्या चीज़ आया? वेलोसिटी आई। वेलोसिटी की डायरेक्शन में भाई जो है चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में पहले अंगूठे को लेकर के जाओगे, है ना। उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड इशारा करोगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तब ना फोर्स बताएगा किधर लगेगा। कि पहले बता दोगे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब चार्ज की डायरेक्शन का पता नहीं और फिर फोर्स आप निकाल नहीं सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान में रखो, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या है कि चार्ज पार्टिकल जिधर से आएगा पहले उधर से इशारा करते हुए लाओगे अंगूठे को और फिर इशारा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि फोर्स किस तरफ है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है पहले कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ से है, मतलब किधर से वेलोसिटी मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कितने डिग्री से या किधर से या किस एंगल पे इंटर कर रहा है। तो सबसे पहले वेलोसिटी रखना ही मस्ट है और उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड रखना मस्ट है। ठीक है, तो आइए, तो पहले इसको रखा जाएगा, किसको? वेलोसिटी को, और फिर मैग्नेटिक फील्ड को। वेलोसिटी को क्यों रखा जाएगा आपको समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर है। अब चार्ज पार्टिकल जब आएगा तो आपको अंगूठे से इशारा करना पड़ेगा ना भाई, हाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है और चार्ज पार्टिकल देखो इसके अंदर यहाँ से आया। अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पंजे को खोल देना, फोर्स पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले अंगूठे को चार्ज पार्टिकल की तरफ लेकर के आइएगा और फिर इन चारों उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खोल देंगे तो बता देगा कि फोर्स किस तरफ लगेगा। तो इस मैग्नेटिक फोर्स को निकालने का 2 तरीका है, या तो कर्ल रूल आप लगा लीजिए या राइट हैंड पाम रूल। यही रूल सबसे बढ़िया है और अच्छा है, मगर सिखा इसको भी देता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि ये आपके पास ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। अच्छा, और ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। किस तरफ है? ये जे की तरफ, मतलब ये वाई एक्सिस है। और वेलोसिटी किस तरफ है? आई की तरफ। ठीक है, अब मैंने पूछा कि बताओ फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, तो यहाँ कर्ल रूल मैं लगाना चाहता हूँ। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो जाहिर सी बात है जेड एक्सिस तो इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ बच्चों।
दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब मैंने कहा चलो फोर्स की डायरेक्शन बताओ, तो देखो बच्चों पहले किसकी डायरेक्शन में, v देखो किसकी डायरेक्शन में रखना है, किसकी डायरेक्शन में रखना है, वेलोसिटी को, सॉरी पहले कर्ल रूल लगाना है ना, तो पहले किसको बताना है, वेलोसिटी को, फिर मैग्नीट्यूड को, फिर मैग्नेटिक फील्ड को बताना है। तो पहले इस चारों उंगलियों को आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेके जाना है और फिर किसकी तरफ मोड़ देना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। देखो अंगूठा z की तरफ इशारा कर रहा, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बच्चों वो किसकी तरफ इशारा करेगा, z मतलब k की तरफ। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ है, k की तरफ है। मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा तो ये हो गया कर्ल रूल। तो कर्ल रूल कैसे, फिर से देखो, शायद मैं नहीं बताया अभी आपको, इसकी तरफ रखो और फिर इसको किसकी तरफ मोड़ देना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फट से बता देगा। अच्छा अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड को मैं नीचे कर दूं, देखो नीचे कर दिया यहाँ पर ये। अब किसकी तरफ करना है, देखो पहले वेलोसिटी की तरफ ही लेके जाना है और फिर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, नीचे की तरफ मोड़ दीजिए, अंगूठा अंदर है मतलब माइनस का k कैप की तरफ हो जाएगा Fm, ठीक है, माइनस का k कैप की तरफ हो जाएगा। देख रहे हैं, तो आसान है रूल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कर्ल रूल है। अच्छा ये बताइए, ये क्रॉस बना दिया और ये मैग्नेटिक, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब बताइए, तो देखो पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेके जाना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेके जाना है किसको, चारों उंगलियों को, और फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेके गए, अंदर की तरफ मोड़ दिया। ये कौन सी एक्सिस है, z तो ये है ना, तो ये y एक्सिस है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो j एक्सिस की तरफ काम करेगा। अगर यहीं पर मैं डॉट लगा दूँ, अब देखो, अब बताओ किस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में चारों उंगलियों को, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है, तो ऐसे लेके जाओगे, है ना, और उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो फिर कर्ल करो किधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा नीचे इशारा कर रहा है, इधर y एक्सिस होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बच्चों वो किस तरफ होगा, माइनस का j एक्सिस की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अच्छा अब कर्ल रूल से आप निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ है राइट हैंड पाम रूल, ये बहुत आसान है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी मैंने पहला एग्जांपल जो लिया था, x एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी और y एक्सिस की तरफ ये i कैप था और ये j कैप था, इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। बताइए फोर्स किधर लगेगा। राइट हैंड पाम रूल में क्या करना है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको फिर से यही राइट हैंड रूल से मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने कहा कि राइट हैंड पाम रूल लगा करके आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। पहले वेलोसिटी, तो इन चारों उंगली को पहले आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है। अब आपको क्या करना है, सॉरी मुझसे गलती हो गई। सबसे पहले क्या करना है कि वेलोसिटी और फिर मैग्नेटिक फील्ड है, तो पहले आपको क्या करना है, इन चारों उंगलियों को आपको अंगूठे को पहले आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर दो। फिर से सुनिएगा मेरी बात, राइट हैंड पाम रूल में क्या इस्तेमाल करना है, अंगूठा, चारों उंगलियां और इसका टेंशन, ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो पहले इस अंगूठे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर दो, चार्ज पार्टिकल की, कर दिया, और फिर पंजों को किधर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो टेंशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। जैसे देखो z एक्सिस की तरफ आ रहा है, देख रहे हैं ना, अंगूठे को किस तरफ करना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। पंजे को किधर करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो टेंशन किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल इसी पर देखो, ये राइट हैंड पाम रूल कैसा है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे कर दिया, अब बताओ, देखो यहाँ पर किया था तो अंदर की तरफ जा रहा था, यहाँ देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या करना है, चार्ज को, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, सॉरी नीचे की तरफ है। देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, पहले फिर से वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठे को करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चारों उंगलियों करना है। देखो इशारा अंदर की तरफ है, मतलब जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो अंदर की तरफ है, ठीक है, यानी कि माइनस का k की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन में थोड़ा मोड़ा अगर इधर उधर हो गया हो तो सॉरी इसके लिए, है ना, कि अगर डायरेक्शन में इधर उधर थोड़ा सा कहीं लिखने में मिस्टेक हो गया तो उसके लिए आई एम सॉरी बेटा। मगर
आपको रूल यही याद रखना है। आइए अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि राइट हैंड पाम रूल से मान लीजिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा। बताइए फोर्स किधर लगेगा? तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। अंगूठे को पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में, क्योंकि वी क्रॉस भी होता है। पंजे को इसकी डायरेक्शन में। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। देखो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, मगर यहाँ पर डॉट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। तो अब फोर्स किधर लगेगा? अंगूठे को पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। तो ये नीचे की तरफ जाएगा। इसको आप नीचे की तरफ बना दो, देखो, ठीक है। तो ये फोर्स निकालने का, फोर्स की डायरेक्शन निकालने का एक तरीका हो गया, ठीक है बच्चों। तो कर्ल रूल से या राइट हैंड रूल से, जिससे भी आपको आसान पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे राइट हैंड रूल को ही आप लगाइए तो बेहतर है। अब मैग्नेटिक फोर्स के बाद हम यहाँ पर ज़रा इसका ये देख लें कि जो मैग्नेटिक फोर्स है F = QVB sin थीटा, इसमें हम इस मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट को देखना चाहते हैं कि क्या होती है। तो बच्चों अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मान लीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि चार्ज पार्टिकल कितने डिग्री पर एंटर कर रहा है? 90 डिग्री पर। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मतलब V और B के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो बताओ फोर्स तो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, QVB यही हो जाएगा। तो B को अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो F मैक्सिमम अपॉन Q × V, ठीक है। तो बताइए हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या बता सकते हैं? यहाँ पर आंसर है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो कितने कूलॉम का? 1 कूलॉम का, और वेलोसिटी कितनी हो? 1 मीटर पर सेकंड, और कितने डिग्री पर इंटर करें? 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड से। तो जितना मैक्सिमम फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगता है वही डिफाइंड होता है एज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का मेन काम क्या होता है? फोर्स लगाना। इसीलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स के टर्म से ही डिफाइंड कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड का मेन काम क्या होता है? फोर्स लगाना। इसीलिए मैंने इस कैलकुलेशन से ये प्रूफ किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो 1 कूलॉम का, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाए, 90 डिग्री के एंगल पर एंटर करे, तो जितना मैक्सिमम फोर्स लगेगा वही डिफाइंड होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मेन काम फोर्स लगाना है चार्ज पार्टिकल की, और उसकी वेलोसिटी को नहीं इंक्रीज़ करता है, स्पीड को नहीं बढ़ाता, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो यहाँ से हम इसकी यूनिट भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको लिखोगे न्यूटन, इसको लिखोगे कूलॉम, इसको लिखोगे मीटर पर सेकंड, तो बच्चों इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन, और यहाँ पर कूलॉम सेकंड और इनटू मीटर, तो बच्चों न्यूटन, ठीक है। कूलॉम सेकंड याद है I = Q/T, तो इसको कूलॉम सेकंड ऐसा लिख सकते हो। अरे यार यूनिट है, कूलॉम और सेकंड लिख सकते हो, यूनिट है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो अगर कूलॉम सेकंड लिख सकते हो तो इसको मैं एम्पियर भी लिखा देता था, याद करिए, ठीक है, एम्पियर लिखा देता था। तो इसका मतलब कि ये तो एम्पियर मीटर बन जाएगा। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट ये भी होती है, न्यूटन एम्पियर मीटर। तो ये कौन सी है? SI की CGS। तो देखो ये SI है, ये SI है, ये SI है, मतलब ये सब SI यूनिट है, ठीक है बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये आपका यूनिट हो गया। अब बात करेंगे डायमेंशन की कि मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है। तो अगर डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे तो फिर बहुत आसान है। F = QVB रख दीजिए। F बराबर होता है mLT-2 बच्चों। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? देखो चार्ज बराबर होता है I × T, इसका होता है एम्पियर, इसका होता है टाइम। तो यहाँ बन जाएगा AT हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी हो जाएगा LT-1, ठीक है। इसको हटा दें यहाँ से, LT-1, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है डायमेंशन। तो L से एक L ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर T⁻² है, mLT-2,
तो यहाँ से एक t कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा m t -2, ठीक है, और a -1, यही तो आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला निकल आया। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें स्टडी की। तो फिर मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का काम सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगाना है। क्या काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि जब वो वेलोसिटी को ही नहीं इंक्रीज़ कर सकता, स्पीड को नहीं इंक्रीज़ कर सकता, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, तो जब वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं इंक्रीज़ कर सकता, स्पीड को नहीं इंक्रीज़ कर सकता, तो k बराबर ½ mv² से काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज़ नहीं कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। उसके बाद हमने इसके यूनिट देखी और डायमेंशन देखा। और मैग्नेटिक फील्ड का मेन काम चूँकि फोर्स लगाना है, इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को एज अ फोर्स डिफाइंड भी कर दिया कि यूनिट कूलॉम का चार्ज यूनिट मीटर पर सेकंड से यूनिट कूलॉम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर 90 डिग्री पर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जितना फोर्स लगता है उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगला लेक्चर फिर लेकर के आएंगे इंशाल्लाह आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।